तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि साइंस से 520 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये हमारा मैराथन क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, लगभग आपका साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मतलब साइंस से लगभग आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। दोस्तों एक बात बता दें, दोस्तों आप लोग सोच रहेंगे कि सर हौला यानी कि जो सबसे आसान प्रश्न क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों ये बात नहीं है, आप लोग को हम सभी सवालों को कवर करेंगे। ठीक है, सभी सवाल को देखते चलेंगे क्योंकि आप लोग को जो भी सवाल आए वो एक भी सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2 नंबर सवालों में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है प्रकाश तीव्रता की होती है। ठीक है, अगला सवाल की पास्कल इकाई है दाब की। ठीक है, दाब की इकाई होती है पास्कल, इकाई किसकी है तो दाब की है। ठीक है, अगला सवाल की कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, किसका, ज्योति तीव्रता का कैंडिला मात्रक है। ठीक है, सभी सवाल आप लोग यानी कि कॉपी में लिखते चलिएगा। अगर जो यानी कि जिस भी सवाल का आप आंसर नहीं जानते हैं उन सभी सवालों को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर सवालों में दोस्तों कहा जा रहा है कि एम्पियर का मात्रक होता है यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, अगला जो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब यानी कि चंद्रमा और यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के बीच आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल में कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण पर यानी कि आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोस्तों इसका भी यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि पूर्ण यानी कि आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है यानी कि हीरे से कांच में। जल्दी से फटाफट से आप लोग यानी कि आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल की यानी कि मृग तर्षणा उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, अगला 10 नंबर सवालों में दोस्तों कहा जा रहा है कि एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जूल होता है। अगला सवाल है कि सी जी एस पद्धति में कार्य की यानी कि कार्य की इकाई क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्घ या डाइन सेमी। ठीक है, अगला सवाल है कि एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो दोस्तों 107। अगला सवाल है कि एक मेगावाट कितने वाट के यानी कि कितने वाट के तुल्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर जो होगा आपका यानी कि 10 लाख वाट होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला सवाल कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा। तो दोस्तों यानी कि कार्य कितना होगा, तो दोस्तों अधिकतम होगा। ठीक है, कितना होगा, अधिकतम होगा। अगला सवाल कि जब विस्थापन बल की लंबाई दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा। तो दोस्तों इसका कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस बार क्या करना है, एग्जाम को पार करना है। ठीक है, अगला सवाल कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जाता है। यह नियम किसका है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, अगला सवाल कि तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला सवाल कि डायनेमो का कार्य क्या है। तो दोस्तों डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मोमबत्ती का यानी कि मोमबत्ती में किसका यानी कि रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल कि माइक्रोफोन का कार्य होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि लाउड स्पीकर का कार्य जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार दोस्तों सोलर सेल का जो कार्य होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
अगला जो है यानी कि ट्यूबलाइट का कार्य क्या है, तो ट्यूबलाइट का जो कार्य होता है यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यानी कि यानी कि बदलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा। अगला सवाल कि किसी यानी कि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसके डबल हो जाएगा। अगला सवाल कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो दोस्तों शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, ठीक है। अगला सवाल कि एक मशीन 100 जूल कार्य कर यानी कि 100 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 वाट होगा, आप लोग फॉर्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। अगला सवाल कि शक्ति यानी कि शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के नाम से सामान्य यानी कि सामान्य में रखा गया, तो दोस्तों जेम्स वाट। अगला आपका सवाल कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला जो आपका सवाल है दोस्तों, अगला सवाल कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला सवाल है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जी का मान क्या होता है, घटता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होगा। अगला सवाल है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। अगला सवाल है कि जी का मान सबसे कम कहाँ यानी कि सबसे कम कहाँ पर होगा, तो दोस्तों विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले यानी कि लोकल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि पृथ्वी के प्लायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला सवाल है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी यानी कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला सवाल है कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला सवाल है कि एक्स किरण किस यानी कि किस में से होकर पार नहीं जा सकती है, तो दोस्तों लकड़ी से होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के यानी कि निर्माण में कौन से तत्व आवश्यक है, तो दोस्तों जार्कोनियम, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला सवाल है कि एक मिनट से यानी कि 1 मिनट से की दूरी पर यानी कि 1 मीटर से दूरी, देखिए यहाँ पे सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी पर यानी कि रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो यानी कि उसकी आंखों में कौन सी दोष होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष होगी, ठीक है। यानी कि दूरदृष्टि होगा, दूरी खराब होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ संचालकों के लिए। अगला सवाल की यानी कि बर्नौली की परिमेय किस पर आधारित है, यानी कि बर्नौली की परिमेय किस पर आधारित है, तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर। अगला सवाल है कि विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत यानी कि पदार्थों का गुण व संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान। अगला सवाल है कि नक्षत्रों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। अगला सवाल है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केमी शब्द से। अगला सवाल की क्रमबोध एवं यानी कि सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान, ठीक है। अगला जो आपका सवाल है कि अधिनियम विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो दोस्तों यानी कि लेवोसिए, ठीक है, किसे माना जाता है, लेवोसिए। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ,
यानी कि ज्ञान हुआ तो दोस्तों यानी कि मिस्र व अरब। अगला सवाल है कि अधिनियम विज्ञान में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? तो दोस्तों 108 तत्वों की खोज हुई है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई पूछते कि वायु क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है कि वायु एक मिश्रण है। ठीक है, अगला सर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगला सवाल है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला सवाल है कि जल क्या है? तो दोस्तों जल एक यौगिक है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों तत्व है। अगला सवाल है कि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों वो बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों नहीं उबलने लगता है? तो दोस्तों दाब कम होने के कारण दाब कम होने के कारण। ठीक है, अगला सवाल है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथियों सवाल में कहा जा रहा है कि चीनी का घुलन घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है अगला सवाल में इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल में कहा जा रहा है कि जिस अवस्था में पदार्थ के संगठन व गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल है कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल है कि कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है कि सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। अब पूछ दिया लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला सवाल है कि दूध से दही बनने में कौन सा कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है कि दूध से दही बनाने का कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। अगला जो आपका सवाल है कि प्राकृतिक में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों ठोस और द्रव और 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला सवाल है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक। अगला सवाल है कि जिस वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वे द्रव कहलाते हैं। ठीक है, द्रव। अगला सवाल है कि नौसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्ध्वापातन। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो किसके कारण पकता है? तो दोस्तों वो आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण। ठीक है, अगला सवाल है कि चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो दोस्तों समांगी मिश्रण है। ठीक है, अगला सवाल है कि बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? तो दोस्तों बारूद जो है विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांग मिश्रण। अगला सवाल है कि जब कोई द्रव विशेष दाब पर व नियम ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक। अगला सवाल है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का भी सलाह दी जाती है क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होता है हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि दोस्तों निचले जो तल का दाब जो होता है अधिक होने के कारण जो गलनांक होता है वह घट जाता है। ठीक है, अगला जो सवाल है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह मेरे प्यारे दोस्तों घट जाता है। अगला सवाल कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि दोस्तों गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है।
अगला सवाल कि वायुमंडल की यानी कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। अगला जो आपका सवाल है कि यानी कि तैराक को नदी में यानी कि नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला सवाल कि वस्तु का यानी कि वस्तु की मात्रा बदलने पर यानी कि अपरिवर्तित रहेगा कौन सा घनत्व? अगला सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो यानी कि थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला सवाल है कि स्टील की गोली यानी कि पारे में यानी कि तैरती है क्यों? तो दोस्तों जो पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला सवाल है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्यों? तो दोस्तों बर्फ यानी कि बर्फ जो होता है पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल जो होता है वह भारी होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि पानी से भरी यानी कि डांठ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? तो दोस्तों जो जमने पर जल का आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है जिसके कारण यानी कि बोतल फूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। अगला सवाल है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि यानी कि अस्थायित्व बढ़ने के लिए। ठीक है। अगला सवाल कि शरीर का वजन ध्रुवों के यानी कि ध्रुवों का यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला सवाल है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। दोस्तों बल का गुणन यानी कि गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम बल कहते हैं। ठीक है, बल गुणनफल किसका किसका है? तो दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का। अगला सवाल है कि अश्व आदि एक यानी कि एकाएक चलान यानी कि चलना आरंभ कर देते हैं तो यानी कि अश्वारोही को ग्रोही के गिरने की यानी कि अक- आशंका का कारण है। ठीक है, आशंका का कारण है तो दोस्तों यानी कि विश्राम जड़त्व। ठीक है। अगला सवाल है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण होगा। अगला सवाल है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला सवाल है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी यानी कि कंक्रीट की चौड़ी यानी कि पटिया यानी कि लगाई जाती है जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगे गए यानी कि दाब कम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि ध्वनि तरंगे किसके कारण यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन। ठीक है। अगला सवाल है कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों आवृत्ति पर। अगला जो सवाल है यानी कि अगला सवाल में दोस्तों आइए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विमानों के अंतर्गत भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि प्राशव्य तरंग को। ठीक है। अगला सवाल कि किस वस्तु का ताप यानी कि ताप का सूचक है? तो दोस्तों उसके अणुओं के औसत यानी कि गतिज ऊर्जा का। ठीक है। अगला सवाल कि वाष्प इंजन में यानी कि उबलते हुए जल का तापमान यानी कि तापमान किसके कारण से उच्च होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वायरल के अंतर्गत यानी कि उच्च दाब होता है। ठीक है। अगला सवाल कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी से भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला सवाल है कि गैस तापमापी द्वारा यानी कि द्रव तापमापियों की तुलना में यानी कि ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का यानी कि प्रसार गुण यानी कि गुणांक अधिक होता है। ठीक है। अगला सवाल कि केल्विन मान से यानी कि मानव शरीर का सामान्यतः ताप है? तो दोस्तों 310। ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि ताप्त जल के थैली में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला सवाल कि दो रेल पटरी के मध्य यानी कि जोड़ पर एक यानी कि छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है?
दोस्तों आपने देखा होगा कि दो रेल की पटरियों के मध्य के बीच एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि धातु गर्म होने पर यानी कि जो धातु होता है वह गर्म करने पर फैलती है तथा यानी कि ठंडी होने के यानी कि संकुचित होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ और यानी कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव यानी कि अन्य जलीय जीव जो हैं यानी कि जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल यानी कि ऊपरी परत का जमता है। ठीक है। ऊपरी परत का ही जमता है और नीचे परत में यानी कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव रह सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का स्व यानी कि संप्रेषण क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। ठीक है। अगला सवाल है कि शीतकाल में कपड़े को यानी कि गर्म रखते हैं, क्योंकि यानी कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र यानी कि शीतल क्यों होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा आपका यानी कि उनके पास जो भी यानी कि प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है। आइए अगले सवाल पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट यानी कि प्रौद्योगिकी में। ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला सवाल है कि न्यून तापमानों के अनुप्रयोग होते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय यानी कि प्रतोत्थापन एवं दूरमिति में। ठीक है। अगला सवाल कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी की द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। तो दोस्तों सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कर देती है। अगला सवाल है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण की दर जो होता है वह तेज होती है। ठीक है, क्या होती है, तेज होती है। अगला सवाल है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वापातन। ठीक है। अगला सवाल है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में अगर दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है। अगला सवाल कि पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो यानी कि सृजन हो सकता है और नहीं तो विनाश। ठीक है। अगला सवाल कि गुरुत्वाकर्षण के यानी कि सार्वभौमिक नियम यानी कि प्रतिपादित किसने किया। तो दोस्तों न्यूटन ने। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम यानी कि किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों न्यूटन ने। अगला सवाल कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल में कहा जा रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, यानी कि वहीं रहेगा। ठीक है। अगला सवाल कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पानी उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना पहले था। ठीक है। अगला सवाल कि पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। तो दोस्तों यानी कि स्थैतिक यानी कि घर्षण और यानी कि स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। ठीक है, कौन सा काम करता है, यानी कि बॉल बेयरिंग। ठीक है। अगला सवाल है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की यानी कि गिर्द। ठीक है, यानी कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व। ठीक है, किस प्रकार, पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। अगला सवाल है कि पानी की यानी कि बूंदों का तौल यानी कि तैली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा यानी कि असंजक बल का अभाव। ठीक है।
आइए अगला सवाल है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। अगला सवाल कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी घटती है, यानी कि घटती है अपने आयतन यानी कि आयतन के बराबर। अगला सवाल कि जल पृष्ठ यानी कि जल पृष्ठ पर यहाँ पे जल पृष्ठ पर लोहे के यानी कि टुकड़े के न तैरने का कारण है। न तैरने का क्या कारण है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जो लोहा होता है यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। अगला सवाल कि द्रव में आंशिक या प्रवर्तन डूबे यानी कि डूबे हुए किसकी ठोस द्वारा उत्पादित यानी कि उत्पाद उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो दोस्तों आर्किमिडीज। यहाँ पे यानी कि आर्किमिडीज, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों यानी कि फ्लाउन का नियम, ठीक है। आइए अगला सवाल कि पानी में लोहे की सुई यानी कि लोहे की सुई डुबाई जाती है लेकिन जहाज तैर रहा यानी कि तैरता रहता है, ठीक है। जो जहाज है तैरता रहता है, यह किसकी सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्किमिडी यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, ठीक है। अगला सवाल कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों तेल में यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। यानी कि कार्बोसिलिक समूह है, ठीक है। तेल में कार्बोसिलिक समूह है, ठीक है। अगला जो सवाल है कि दो भिन्न भिन्न यानी कि व्यास के यानी कि केशनिलियो को किसके द्वारा यानी कि किसके द्रव में यानी कि ऊर्ध्वाधर डुबाने पर यानी कि चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई जो होती है कम व्यास वाली यानी कि केश नली में अधिक होगी, ठीक है। अगला है कि सयांता की यानी कि सयांता की इकाई है। तो दोस्तों यानी कि पोवाइज हो जाएगा, ठीक है, पोवाइज हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि यानी कि यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले यानी कि जल का सतह की ऊंचाई जो होती है आधी रह जाती है, ठीक है। क्या होती है, आधी रह जाती है। आइए अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष की अपेक्षा कांच के यानी कि कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि यहाँ से वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि अर्धवार्धक लेंस यानी कि वास्तव में क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि क्या होता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अगला सवाल कि लैम्ब्ट नियम किससे संबंधित है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, दोस्तों यानी कि प्रदीप्त से, ठीक है। अगला सवाल है कि अबिंदुकता का दोष दूरी करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सिलेंडरी लेंस का, ठीक है। अगला सवाल है कि वह अंतरिक्ष में किसका अंतरिक्ष यात्री आकाश दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। अगला सवाल है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश यानी कि वैद्युत प्रवाह, ठीक है। अगला सवाल है कि फोटॉन किसकी मूल्यभूत यूनिट या मात्रक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला जो आपका सवाल है कि तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो कारण है अपवर्तन होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि पानी के ऊपर यानी कि तेल की चमकना उदाहरण क्या है। तो दोस्तों व्यक्तिकरण कण है, ठीक है, व्यक्तिकरण का, ठीक है। अगला सवाल है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क का के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यानी कि ये चमकदार रोशनी होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि किस तारे का रंग यानी कि किस तारे के रंग से पता चलता है कि उसमें ताप का है, ठीक है। यानी कि किस तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का है। अगला जो सवाल की प्रकाश की गति किसके बीच से
जाते हैं, ठीक है, जाती हुई न्यूनतम यानी कि न्यूनतम होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। आइए अगला सवाल है कि हमें वास्तविक सूर्यता से कुछ मिनट यानी कि पूर्व से पूर्व यानी कि पूरब ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। अगला जो सवाल है कि प्रकाश में यानी कि 7 रंग होती है, रंगों की अलग करने का क्या तरीका है। तो अलग करने का क्या तरीका है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जान जाइए क्या तरीका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि एक फ्रिज से रंगों को अगले यानी कि अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग क्या किया जा सकता है। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश को नली में किसके पैदा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके, ठीक है। अगला सवाल कि क्षैतिज के समीप सूर्य को चंद्रमा के यानी कि चंद्रमा के वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो दोस्तों अपवर्तन, ठीक है। अगला जो सवाल है कि संचार संचार के प्रयुक्त यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल के सिद्ध यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। आइए अगला सवाल कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अगला सवाल कि तारे टिमटिमाते हैं प्रवर्तन के कारण यानी कि अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है कि यानी कि तंतु प्रकाशीय संरचना में संकेत किस रूप में यानी कि प्रभावित होता है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग। अगला है एंगस्ट्रम क्या नापता है। तो दोस्तों तरंगदैर्ध्य को। अगला सवाल कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से यानी कि मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, ठीक है। तो 36 से 45 डिग्री का कोण हो